नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में। यह टॉपिक यूपीएससी मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें पंचायती राज सिस्टम के बारे में, तो गांधी जी की दिली तमन्ना थी कि गांव के लेवल पर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आम आदमियों की समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि भारत में बहुत सारे गाँव थे और हर एक गाँव के समस्याओं का समाधान अपर लेवल में होना संभव नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसमें एक प्रोविज़न लाया गया कि पंचायती राज सिस्टम भारत के हर एक राज्य में होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद भारत के हर एक राज्य ने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया। पंचायती राज सिस्टम में हमको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। मतलब गांव में अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो उसमें कॉमन पीपल का डायरेक्टली रोल होता है। अगर हम पंचायती राज सिस्टम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बैठाई गई थी। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भारत के राज्यों में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम व्यवस्था होनी चाहिए। तो 1959 में राजस्थान के नागौर में फर्स्ट पंचायत इस्टेब्लिश की गई थी। यहाँ तक ऑप्शनल था, कोई भी स्टेट पंचायती राज सिस्टम को रख सकता था, फॉलो कर सकता था, नहीं भी फॉलो कर सकता था, ऑप्शनल था। मगर 1992 में 73rd अमेंडमेंट किया गया, वहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया कि हर एक राज्य को पंचायती राज सिस्टम को रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद भारत के हर एक राज्य ने पंचायती राज को अपनाया। पंचायती राज सिस्टम 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। सबसे नीचे होता है विलेज लेवल, फिर उसके ऊपर आता है ब्लॉक लेवल, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज लेवल में बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नेंस है। यहाँ के मेंबर डायरेक्टली चुने जाते हैं ग्राम सभा से, मतलब विलेज असेंबली। जो भी गांव में 18+ के ऊपर लोग रहते हैं वो लोग चुनते हैं। यहाँ का हेड सरपंच होता है, जिसको हम प्रधान भी कहते हैं। सेकेंड लेवल पे आता है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल क्या करता है? ये ग्रुप ऑफ विलेज को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, देखता है, और ये एक्ट करता है, ये लिंक करता है। ये मतलब ब्लॉक लेवल क्या होता है? ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में रहता है। ब्लॉक लेवल से, ये विलेज लेवल से ब्लॉक लेवल ऊपर होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे होता है। तो ये मीडिएटर का काम करता है। थर्ड पे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये एपेक्स बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सबसे बड़ी बॉडी है। ये क्या करती है? प्लान प्रिपेयर करती है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये डेवलपमेंट करती है। कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। आर्टिकल 243 टू 243O। इन आर्टिकल्स में बताया गया है स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज, पावर्स बताई गई हैं, फंक्शन बताए गए हैं पंचायत के। 11th शेड्यूल में एलोकेट्स किए गए 29 सब्जेक्ट। ये 29 सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायती राज सिस्टम इस पे वर्क कर सकता है, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन। ऐसे टोटल 29 सब्जेक्ट हैं जो अंडर पंचायत के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। यहाँ पर हर 5 साल में इलेक्शन होता है। यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर SC ST का रिजर्वेशन होता है, एंड वीमेंस का, महिलाओं का भी 33%। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, इनका भी रिजर्वेशन होता है। आपने सुना होगा कि महिला सीट है, बैकवर्ड सीट है, तो वो रिजर्वेशन की ही बात होती है। अब पंचायती राज का फंक्शन क्या है, काम क्या है, कार्य क्या है? सबसे पहले डेवलपमेंटल कार्य हैं। रोड का बनवाना, रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई पर ध्यान देना, सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देती है। तो ये सारे डेवलपमेंटल हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। जो गवर्नमेंट स्कीम आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनकी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा। सोशल जस्टिस, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। अगर कोई लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होता है, तो उसको रिजॉल्व करना। एंड इंश्योर इक्विटी इन रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी
इक्विटी पर ध्यान देना, एलोकेशन पर। अब पंचायती राज के इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इनकी आवश्यकता है, मतलब पंचायती राज क्यों जरूरी है? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन का काम करता है, ये पावर को डिवॉल्व करता है, मतलब मिनिमाइज करता है, कम करता है। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, डिवाइड करता है पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में टू ग्रास रूट्स लेवल। सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल लेवल में होती है, फिर स्टेट में होती है, फिर ये ग्रास रूट लेवल, पंचायत, ब्लॉक। तो ये पावर को डिवाइड करता है, इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा है डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेसी फॉलो करता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। इम्पावर सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, ये सिटीजन्स को इम्पावर करता है कि गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें। थर्ड है रूरल डेवलपमेंट, गांव का डेवलपमेंट करता है। एड्रेसेस लोकल नीड्स, जो भी लोकल पीपल की नीड्स होती हैं इफेक्टिवली, उनको ये एड्रेसेस करता है। पंचायती राज सिस्टम के चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैलेंज आता है फंड्स, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस। यहाँ पर फंड्स की इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स, फंड्स की कमी रहती है। दूसरा है कैपेसिटी, लैक ऑफ ट्रेनिंग फॉर इलेक्टेड मेंबर। अब जो यहाँ पर मेंबर चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई जाती। जैसे अचानक कोई खड़ा हुआ, जीता, उसको पता नहीं कि कैसे चलाना होता है, क्योंकि अक्सर गांव के जो प्रधान पंच होते हैं वो ज़्यादा पढ़े नहीं होते, तो उनकी लैक ऑफ ट्रेनिंग की कह सकते हैं। तीसरा चैलेंज है इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है? एक्सेसिव कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में रखती है। चौथा है करप्शन, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड का मिसमैनेजमेंट करना, फेवरेटिज्म। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं। तो इन चैलेंजेस को हम कैसे, इनका जितने भी प्रॉब्लम है इनका निवारण कर सकते हैं? सबसे पहले है इनहेंस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थ्रू डायरेक्ट। इसमें क्या है? डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र करे जाने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पंचायती राज में अगर फंड आएगा तो वो अच्छे से यूज़ होगा। जो बीच में जो घूस लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, तो वो कम हो पाएंगे। दूसरा है रेगुलर ट्रेनिंग। ये पंचायत मेंबर जो चुने जाते हैं उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे उनको पता चल पाए कि हम अपने गांव का डेवलपमेंट कैसे कर सकें। थर्ड है ऑडिट होना चाहिए, जैसे डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, इनको गांव में ऑडिट करना चाहिए। सोशल रिव्यूज़ देखने चाहिए कि लोगों का अपने प्रधान या पंच के प्रति क्या विचार हैं। तो ये सारी चीज़ें। प्रमोट ग्रेटर वीमेन पार्टिसिपेशन, इसमें क्या होता है? महिलाओं को प्रमोट करना चाहिए, उनकी लीडरशिप में महिला सीट आती है तो उसमें देखने को मिलता है कि जो उनका हस्बैंड होता है वही चलाता है, तो महिला नहीं चलाती। तो इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।